अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर की मशहूर शाहरा पर हुआ मुबैना पुलिस मुकाबले में चलने वाली गोली एक सड़क पर खड़ी लड़की को जा लगी, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। गोली पुलिस की जानिब से चलाई गई या डाकू की जानिब से, इसका तयन नहीं हो सका, लेकिन मकतूला के वर्सा पुलिस की जानिब से इस तरह के होने वाले मुकाबलों पर इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उसके वर्सा का क्या कहना है, पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची और साबिक पुलिस अफसरान ऐसे मुकाबलों जो सड़क और मेन बाज़ारों में हो रहे हैं उनके हवाले से क्या राय रखते हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। ज़िंदगी मौत की अमानत है, लेकिन जिसके ऊपर ये बीतती है, जिस घर के अंदर मौत वाक़ई होती है, तकलीफ़ और दर्द जो है वही जानता है। इसकी कितनी शिद्दत और कितना गम होता है, ये जिस घर वालों के ऊपर ये कहर टूटता है वही जानते हैं। 22 साला फ़ातिमा भी यूं ही घर से अपने वालिद के साथ नौकरी के लिए निकली, लेकिन रास्ते में डाकुओं और पुलिस के माबैन होने वाले मुबैना मुकाबले में चलने वाली एक अंधी गोली फ़ातिमा को आ लगी, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस इसकी कसूरवार है या डाकू कसूरवार हैं, इसका तयन जो है वो तो तफ्तीश के अंदर होगा, लेकिन मकतूला के अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके ऊपर एक गम का पहाड़ जो है वो टूटा हुआ है। मकतूला के वालिद जो उस दिन मकतूला को छोड़ने के लिए जा रहे थे, हाल ही में यकम को उसकी नौकरी लगी थी और अभी उसने नौकरी जाना शुरू हुई थी। नौकरी पे जाने के क्या वजूहात थी, उस दिन वो कैसे वालिद साहब जो थे बच्ची को लेके निकले, उनके वालिद से जानते हैं। आपका गम हमारा इंटरव्यू हरगिज़ कम नहीं कर सकता, लेकिन उस दिन हुआ क्या अंकल? बस हम रूटीन के मुताबिक 1 बजे घर से निकले हैं, तो जाहिर बात है यहाँ से निकलते वादे रोड पे चढ़ते हैं। फिर जब हम साइंस कॉलेज ने क्रॉस किया ना, तो पीछे से पिरो और डाकू की गाड़ी स्पीड से वहाँ पे एक फायर की मुझे आवाज़ आई है। मैंने क्या देखता हूँ, मेरी बेटी पीछे गिरी हुई है। मैं पहले समझा शायद वो फायरिंग की आवाज़ से डर के गिर गए, तो मुझे क्या पता था कि उसे गोली लगी है। गोली तो उस तरफ चली। आपसे कितनी दूर गोली चली थी? ये समझे 5-6 फुट का फासला होगा, वहाँ से गुजरे हैं 4 फुट या 5 फुट। बाइक में डाकू थे, गाड़ी में वो थे, साथ गुजरे तेज़ी से स्पीड में। वहाँ से वो तो आगे गुजर गए। पीछे मैंने जब बेटी को उठाया, वो उससे मैं पूछता रहा, बेटा बताओ क्या हुआ। उसकी वहीं पर जान निकल गई। फिर उसे लोग इकट्ठे हुए रिक्शे में डाला, ज़ाहिर अस्पताल ले गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की, डॉक्टरों ने, सारे स्टाफ आ गए थे, कोशिश कहीं सांस शायद आ जाए, लेकिन नहीं, वो तो जा चुकी थी। रास्ते में डेथ हो चुकी? रास्ते में डेथ हो गई। बस 1-2 मिनट या 3 मिनट में गोली लगने के बाद गिरी है। उसके बाद मेरा जो अंदाज़ा बाद में मुझे जो कि उसी वक्त हो गई थी कि ऐसे जालिम गोली थी कि इससे ज़िंदगी का सांस लेने का मोहलत भी नहीं थी। एक गोली लगी थी? 2 गोली, क्योंकि बाद में डॉक्टर वगैरह ने दिखाया 2 गोली वो जाके पीठ की रीढ़ की हड्डी के पास फंस गई। गोली 2 गोलियां लगी? 2 गोलियां एक गर्दन में लगी और दूसरी? नहीं, दूसरी भी गई आधे इंच के फासले पर। दोनों गोलियां गर्दन पे लगी? गर्दन पर लगी, आधे इंच के फासले पर वो दोनों गोलियां लगी। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कोशिश अल्लाह ताला को। आप बता रहे थे कि उन्होंने भी हाल ही में नौकरी शुरू की थी और वो अपनी को पढ़ाई भी जारी रखना जा रहे, क्योंकि उन्होंने 31 तारीख को उसको इंटरव्यू हुई, 5 तारीख से अपॉइंटमेंट शुरू हुई, तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी, तो 12 तारीख से जॉब शुरू हो गई थी। 8, 9, 10 दिन ये 10वां दिन जा रहे थे। 22 तारीख को ये वाक़या हुआ। हाँ, रास्ते में जॉब पर से मैं छोड़ने जा रहा था। और तो नौकरी जो थी अंकल, उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के 10 तारीख को उसने अपना एडमिशन भेजा था। किस चीज़ के लिए? M.Com के लिए। B.Com उसका कंप्लीट हो गया था, डिग्री आ गई थी, तो उसने कहा मैंने आगे पढ़ना है। पहले उसने कहा MBA करूँगी। मैं नहीं बेटे, 4 साल का MBA है, तो 2 साल का कर लो, फिर आपकी शादी वादी भी करनी है। हाँ, तो बस तो अब ठीक है, उसे M.Com के लिए दाखिला भेजा। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से,
हाँ 10 तारीख को दाखला फीस वगैरह सब कुछ जमा कराया। जब ये अंकल वाकया हुआ और आप लेके जा रहे थे तो आपने कुछ और देखा कि डाकू मौके पे पकड़े गए थे या फरार हो गए? दोनों गाड़ी निकल के आ गए। मैं तो अपनी बेटी की तरफ मतवज्जो हुआ, मुझे सिर्फ फायरिंग की आवाज़ है, मुझे ये नहीं पता कि डाकू ने चलाया या पिरो वाला ने चलाया। आपने मुकदमा आपकी तरफ से दर्ज हुआ ना? वो नहीं करा बात सुना ना, दर्ज जो एसपी साहब डीएसपी साहब ने जैसा मैं कहा जो करना करे, हमें अपनी बेटी का आप लोग पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना चाहते थे और मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाना चाहते थे? पोस्टमार्टम में सिर्फ कराना चाहते थे। वो कहते हैं बुलेट निकलवानी है, ये हमें पता चले कि डाकू की बुलेट है या पीरो की बुलेट है, वो उनके ऊपर है। मैं जिस तरह आपने लोग बोलते पकड़े गया डाकू, मैं कैमरा चेक कर लें कि आपके पीरो ने गोली चलाई या डाकू ने गोली चलाई, हमें तो नहीं। मेरी बेटी गिरी है, मेरा सारा ध्यान उधर चला गया टेंशन, मुझे नहीं पता कि किसने चलाई। हाँ मैंने तो अपनी बेटी को देख रहा था सही। उठा के। आंटी आप बताइएगा आपके कितने बच्चे थे? मेरे 3 बच्चे, एक चला गया, मेरा बच्चा चला गया। जो आपकी बेटी फौत हुई उनका मेरी कितना नंबर बाती था? चली गई मेरी बाती चली गई, मेरा बेटा चला गया, मेरी फरमा बरदार बच्ची चली गई, मेरी नेक और साले बच्ची चली गई। कोई नहीं सोच सकता मेरी बच्ची इस जमाने में कितनी नेक थी, कितनी अच्छी थी। जालिमों क्यों मारा मेरी बच्ची को, किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा उसे, उसके बाप की और उसकी क्या हालत है, किसी ने नहीं देखा। मुझे किसी से कुछ नहीं कह रहा, मैंने कोई मुकदमा नहीं करना, मैंने किसी से किसी किस्म की भी कोई अपील नहीं करनी, बस ये कहना खुदा के वास्ते इतना कर दो कि ये सरेआम गोलियां चलानी बंद कर दे डॉल्फिन वाले। कोई डाकू इस तरह गोली नहीं चलाएगा, कोई डाकू कोई इस तरह गोली नहीं चलाएगा जब तक उसको मजबूर ना करो। बदबक पैसा लेके जा रहे होते हैं, जान तो छोड़ देते हैं। बच्चियों की या बच्चों की, सबके बच्चे सांझे हैं। मेरे दुख को कोई नहीं समझ सकता, मेरी बच्ची नहीं वापस आ सकती, लेकिन दूसरों के बच्चों को बचा लो। आपने जैसे भी कहा कि ये फायरिंग से आपकी बच्ची गई, इस तरह की फायरिंग पहले भी डॉल्फिन की फायरिंग के वाकयात में 2-3 वाकयात ऐसे वाकयात हुए हैं। अंदर खवातीन और लोग जो हैं वो फौत हुए हैं। हाँ। आपकी बच्ची के हवाले से भी अभी ये चीज़ जो है वो कंफर्म नहीं हुई कि बेटी आपकी डॉल्फिन की गोली से लगी है या डाकू की गोली से लगी है, लेकिन जानी नुकसान हुआ और सारी तकलीफ जो है वो आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। जवान बेटी थी, आप बता रही थी कि वो बेटे के मुतरादिफ थी आपके, इस पे क्या कहें? मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा था, वो मेरा बेटा था, मेरा जिगर का टुकड़ा ले गए, मेरा दिल चीर के ले गए जालिम, मेरा दिल चीर दिया उन्होंने, मुझे खत्म कर दिया। मैं मर गई हूँ, बस मैं मर गई इसके बगैर, मुझे माँ ने चैन नहीं बेटियों के लिए मिलता। बहुत कुछ सोचा होता है। मेरी बच्ची की शादी थी, मैंने उसकी शादी करनी थी, मैंने उसकी शादी करनी, इतनी प्यारी बच्ची हमरे बन गई मेरी बेटी के पीछे। मैंने उसे छुपा छुपा के रखा, मैंने उसको छुपा छुपा के रखा। जिस तरह फायरिंग से आपकी बेटी नाहक मारी गई है, सरे बाजार सड़क के ऊपर वो अपने वाले साहब के साथ जा रही थी, इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि कोई कानून बनना चाहिए या बिल्कुल पुलिस जो है उसको पहले भी पाबंदी है कि इस तरह सड़क पे बाजार पे फायरिंग, अगर डाकू भाग भी रहे हो तो उनको भागने दिया जाए, उनको चेस कर के रोका जाए, फायरिंग ना की जाए? एक बंदा नहीं होता सड़क पे, हजारों वहां से जा रहे होते हैं, हजारों की जिंदगियों का मामला है ना। मेरी बेटी तो चली गई, मेरी बेटी चली गई, किसी के बच्चे तो जा रहे होंगे ना। आजकल बच्चियां तो अपने माँ बाप के साथ मेहनत कर रही है, हालात से तंग होके अपनी पढ़ाइयों के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। आपकी बेटी का भी यही इरादा था? मेरी बच्ची भी यही थी, मेरी बेटी भी इसी तरह की थी। यार मेरी आप बेटी भी बताइएगा, इसी तरह आप की भाई थी, थे, खुदा बड़े के भाई थे आप, वास्ते कुछ तो
14 साल में। आप बताइएगा कि अभी तक आपको पुलिस ने क्या बताया? क्योंकि अंकल और आपकी वालदा जो थी उस दिन भी मुकदमा दर्ज भी नहीं करवाना चाहते थे, पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया और पोस्टमार्टम क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद आपको पुलिस ने अभी तक क्या बताया? कितने डाकू पकड़े गए, क्या क्या उनसे रिकवर हुआ? हमें सिर्फ न्यूज़ के मुताबिक मतलब कि हम किसी चीज़ को प्रोसीड नहीं करवाना चाहते आगे, ठीक है। न्यूज़ के मुताबिक यही पता चला कि 3 बंदे हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ में नहीं आगे जाना चाहते। सीधी सी बात है कि हम पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है। हमें अपनी इज्जत बहुत अजीज़ है अभी, और अब जो भी है मैं यही अपील करूँगा कि ध्यान रखें और मजाक ना उड़ाएं ज़्यादा। मुझे तो नज़र ये आया कि मजाक चल रहा है, हमारी एक लाइफ मजाक बन गई जैसे, ठीक है। कि लोग बिना पूछे तस्वीर की डिमांड कर रहे हैं, तस्वीर चला भी दी है ये उनके हैं। अब मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ कि ख़त्म हो, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा, ठीक है। ये बात गलत है, बिना परमिशन जिसे सही उम्र पर्दे के साथ किया आगे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क के साथ इस्लामी मुल्क वाले बिहेवियर नहीं रख रहे आप। आपकी वालदा ने जैसे भी कहा कि वो ये ज़रूर चाहती हैं कि जिस तरह से उनकी बच्ची नाहक कत्ल कर दी गई सड़क के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग होके, आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। पुलिस ने आपको, कोई सीनियर ऑफिसर ने आपको कुछ इस हवाले से बताया कि गोली किसकी चली, मुलज़िमों से क्या मिला, या कोई पुलिस ऑफिसर अभी आपको ब्रीफ कर रहा है गाय बगाए? नहीं, हम क्योंकि किसी चीज़ का बताया प्रोसीड हम करना ही नहीं चाहते, आगे प्रोसेस लेना ही नहीं चाह रहे। मुकदमा भी दर्ज हो गया, पोस्ट हम कुछ करना नहीं चाह रहे, ना हमसे वो कांटेक्ट कर रहे, ना हम उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। सीधी सी बात है। माँ जी आप क्यों नहीं, माँ जी आप क्यों मैंने नहीं नहीं रोलना, मैंने अपने बच्चों को नहीं रोलने देना, मैंने नहीं करने देना किसी पे मुकदमा। आपको मैंने सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं है? मुझे यकीन नहीं, हाँ मुझे किसी पे यकीन नहीं है, मुझे अल्लाह के सिवा किसी पे यकीन नहीं। मैंने किसी पे मुकदमा नहीं करना, मैंने किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे किसी से कुछ किसी तरह की उम्मीद नहीं है। मुझे पता है ये अंधे हैं, अंधा है इनका कानून। मैंने किसी से कुछ नहीं कहना, बस मैंने ये कहना कि डॉल्फिन वगैरह का बंद करो, डॉल्फिन ही सिस्टम बंद कर दो, या नहीं कर सकते तो उनके ऊपर ऐसे कानून लागू करो कि वो सरेआम गोलियां चलाना बंद कर दे। किसी ऐसा तरीकाकार बनाए जिससे बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब सेफ हो जाए। आप ये नहीं कहेंगी कि आपकी बेटी तो चली गई, कम से कम जो मुलजिम है, बेशक वो पुलिस वाला है या डाकू, उसको कैफरे किरदार तक तो पहुंचाया जाए। मेरा मुकदमा मेरे अल्लाह के पास चला गया हुआ है, बस मेरा मुकदमा मेरे अल्लाह के पास है, उसका अंजाम अल्लाह कर देगा। अल्लाह ने उसका बहुत बुरा हाल करना है। अंकल अब मुकदमा दर्ज हो गया है, तफ्तीश चल रही है, आप समझते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी मुलजिम है, जिसकी भी गोली लगी है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए? ये कानून रियासत का काम है, ठीक है ना, कि मुजरिम को पकड़ा कि वो गुनहगार है, कौन गुनहगार है वो फैसला करेंगे। हमारा बस यही है कि हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। हम लोग शरीफ लोग हैं। आप लोग इतना सिस्टम से क्यों बददिल हैं? क्यों आप लोगों को सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं है? क्यों ना हो बेटा, क्यों ना हो? बिल कौन देगा? बिल सारे कौन देगा? ये मेहनत नहीं करेंगे, लोगों के पीछे भागेंगे, मुकदमे के पीछे भागेंगे, लोगों के पीछे भाग के तरला मेहनत करेंगे, कोई रोटी नहीं देगा, भूखे मरेंगे, जलीलो रुस्वा होंगे, जगह जगह बदनामी होगी। इतना दुख कम नहीं, कितनी बड़ी चीज दे दी मैंने उनको। मेरे अल्लाह को मुकदमा दे दिया मैंने, मेरे अल्लाह को मुकदमा चला गया, मेरी बच्ची शहीद हो गई है, मेरा अल्लाह पे मुकदमा है, मेरे अल्लाह ने करना इंसाफ, वो बड़ा अच्छा इंसाफ करने वाला है, वो करेगा। वो मेरे साथ, मेरे बच्चे, मैं अपने मियाँ को, मैं अपने बच्चों को किसी तरह की किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती, मैं किसी तरह का भी कोई तमाशा नहीं करवाना चाहती। ये दौड़ भाग करेंगे, ये खाना खाएंगे, ये बिल देंगे, मर गया बिल दे दे, कितना बिल भेजते हमें, इतनी जियत देते हैं, गरीब बंदे हैं, किस तरह वक्त गुजारे हमें पता है। मेरी बच्ची मेहनत करने के लिए निकली के भाई और बाप का साथ बनेगी। कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं चाहिए, मेहरबानी। आप मकतूला के अहले खाना के गुफ्तगू सुन रहे थे।
उनका ना तो सिस्टम के ऊपर एतबार है, ना ही रियासत के ऊपर एतबार है। उनकी बेटी फौत हो गई है, वो कहते हैं उन्होंने अपना मुकदमा जो है वो अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है। जिसने भी उनकी बच्ची के साथ ये ज़्यादती की है, जिसकी भी गोली से उनकी बेटी फौत हुई है, उन्होंने अपना मुकदमा जो अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया और उसको अल्लाह की अदालत से ही इंसाफ जो है उसकी तवक्को है। लेकिन जिस तरह से इनको हमारे सिस्टम के ऊपर और हमारे इदारों के ऊपर यकीन नहीं है, ये भी उनकी हमारे इदारों की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इनकी बेटी को फौत हुए हुए कई रोज़ गुजर गए हैं, लेकिन इनके बकौल ना तो अभी तक महकमा पुलिस ने इनसे कोई रब्ता किया है, ना ही इनको कोई अपडेट दी है। जबकि ये मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज करवाया, पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई आगे पेशरफ जब नहीं आ रही। ना मुल्ज़मान के हवाले से बताया जा रहा है और ना ही असल कातिल कौन है, किन की गोली से इनकी बेटी कत्ल हुई, ये भी नहीं बताया गया। डॉल्फिन पुलिस जब भी मुल्ज़मान का ताक़ुब करती है या मुबैना मुकाबला उनके साथ सड़कों पर होता है तो कोई ना कोई शहरी जो है अपनी जान गंवा बैठता है। अब तक कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनके अंदर शहरी जो हैं वो डॉल्फिन की फायरिंग से जान बहक हुए हैं? एक तो ये हम जानेंगे, दूसरा डॉल्फिन के जो अहलकार जो इस मुबैना मुकाबले में मुलविस पाए जाते हैं उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होती है, ये भी जानेंगे। हमारे साथ एक इंतहाई सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद है जिनका 30 साल से ज़ायद क्राइम रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है, अहमद फराज। उनसे जानते हैं। फराज भाई, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। जब से डॉल्फिन बनी है मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं कि ये किसी को चेस कर रहे थे, इन्होंने फायरिंग की और उसके अंदर शहरी मर गया। आपको आपकी याददाश्त में कितने वाक़यात ऐसे हैं? उमर साहब 2017 में मार्च में ये लॉन्च हुई थी डॉल्फिन फोर्स, और तकरीबन आप ये देख लें 3 साल इनको हो गए हैं और 3 साल में कोई ये चौथा या 5वां वाक़या है और इसमें 2 ख़वातीन अब तक जहाँ बहक हुई हैं और 3 लोग जो नौजवान थे वो जहाँ बहक हुए हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कितने मरे हैं या कितने ज़ख्मी हुए, सवाल ये है कि पुलिस रूल्स जो है, पुलिस क्या कहती, दफ़ा 99 क्या कहती है, जो रूल्स पुलिस ज़ाब्ते की जो कार्रवाई है वो 99 क्या कहती है और 100 क्या कहती है। उसमें देखें, अगर देखा जाए तो 99 में तो यही है ना कि अगर जो है आप सेल्फ डिफेंस में फायरिंग कर सकते हैं और इतना आपने ज़ख्मी करना है कि अगले की जान ना जाए। लेकिन 100 साथ ये भी कहता है कि जब आपको यकीन हो जाए कि अगला आपकी जान ले लेगा तब आपने फायरिंग करनी है। अच्छा, इन जितने भी वाक़यात हुए हैं, मेरा ख्याल जो पहला वाक़या हुआ था उसमें सफदरजंग में वाक़या हुआ था, वो एक मेंटली रिटार्टेड नौजवान था। उसमें अगर देखा जाए तो उसमें जो 100 की जो ज़ाब्ते की जो कार्रवाई थी वो पुलिस ने इस्तेमाल की है। उसके पास खंजर था, वो खंजर से किसी की जान ना गई थी, ना कोई ज़ख्मी हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर भी फायरिंग करके उसको मौके से मार दिया। 5 लोग अभी तक जो मेरी याद दहानी से है, मुझे जो याद आते हैं, 5 लोग इसमें मरे हैं। लेकिन आप ये देखें कि उन 5 के वाक़यात के अगर मुकदमात भी दर्ज हुए हैं तो अभी तक कोई एग्जीक्यूट नहीं उसमें हुआ। अच्छा, किसी को सज़ा नहीं हुई। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मुकदमात तो पुलिस प्रेशर में आकर दर्ज कर लेती है, लेकिन मुकदमात दर्ज होने के बाद जो कंप्लेनेंट हैं, जो वर्सा होते हैं, जो मुद्दई होते हैं, उन पर प्रेशर डाला जाता है और केस जो है वापस ले लिया जाता है। तो फिर सज़ा कैसे हो? जब तक सज़ा नहीं होगी ये वाक़यात नहीं रुक सकते। अच्छा, जब पुलिस अफसरान से इस वाले से पूछा जाता है कि ये वाक़यात हुए तो वो कहते हैं कि जी 4-5 साल हो गए फोर्स को आए हुए और आप देखें सिर्फ 4-5 वाक़यात ही हुए हैं, ये तो ना होने के बराबर वाक़यात हैं। तो इंसानी जान एक चली जाए या 5 चली जाए, इसके कोई वैल्यू नहीं? उमर साहब, आपके सामने ये डॉल्फिन फोर्स बनी थी, आपके सामने इसका संग बुनियाद रखा गया था। मियाँ शहबाज शरीफ जब से ये प्लान, ये मंसूबा कहाँ से लेके आए थे? टर्की से लेके आए थे ना, आपको पता है, सारा इल्म है, इनकी ट्रेनिंग का भी आपको पता है। तो जब ट्रेनिंग में हमें दिखाते हैं कराटे, तो क्रिमिनल से कैसे आपने हैंडल करना है, तो आग से कैसे गुजरना है, चलते हुए मोटरसाइकिल पे आपने फायरिंग कैसे करनी, तो उस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा, उस तरबियत का क्या फ़ायदा कि उस तरबियत के बावजूद आप इंसानी जानों की वो कोई कदर ही नहीं रही। फराज भाई, 30 साल से ज़ायद आपको क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए हो गए, कहाँ पे कमियाँ हैं बहुत पुलिस की? ये जो इस तरह के मामलात हैं जिसके अंदर शहरी ना हक मारे जाते हैं, कमी कहाँ पे है? कमियाँ बहुत हैं उमर साहब। देखें, 30 साल से ये पुलिस मुकाबले कोई आज या कल की बात नहीं है। सैकड़ों पुलिस मुकाबले हुए हैं, दर्जनों पुलिस मुकाबले हुए हैं, लेकिन आज तक
अगर किसी पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज हुआ भी है ना, सबसे बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ था सफदर पुलिस इनकाउंटर का, जो मियां शहबाज शरीफ समेत 5 पुलिस अफसरों पर दर्ज किया गया था। देखिए उसमें किसी को सज़ा हुई, आज तक कोई एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, किसी को सज़ा ही नहीं हुई। जब तक सज़ा नहीं होगी, एग्जीक्यूशन नहीं होगी, तब तक ये वाक़यात नहीं रुक सकते। इनकी जितनी मर्जी तरबियत कर लें, जितने मर्जी एक्शन ले लें, जितने मर्जी मुकदमा दर्ज कर लें। हालांकि सो मोटो भी हुआ था, मुझे याद है जावेद इकबाल थे, IG पंजाब थे, एक लड़के की निश्चर कॉलोनी में पुलिस मुकाबला हुआ था, उसका सो मोटो लिया था अदालत आलिया ने, वो भी बाद में ख़त्म हो गया। चलिए इसको छोड़ते हैं। कराची में वो जो हुआ था, जो हमारे कराची सिंध पुलिस के जो SP थे, क्या नाम था उनका, मेरे जहन में नहीं आ रहा, जिन्होंने उस 5 नौजवानों को मारा था, वो भी बाहर फिर रहे हैं। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि जब तक लॉ में पुलिस मुकाबले की गुंजाइश या लॉ में पुलिस मुकाबले जो किया जाता है, असली हो या नकली, जब तक उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी, एग्जीक्यूशन नहीं दी जाएगी, उनको अंदर नहीं दिया जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। साहिवाल वाक़े में क्या हुआ है, तो बहुत सी मिसालें हैं। पेटी भाइयों को बचाने का जो रुझान है वो तो जब से महकमा पुलिस है तब से देखते आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो नाहक कत्ल होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। आज तक नहीं मिला। मुझे ये बताएं, आपने भी साहिवाल इंसिडेंट कवर किया था, उसमें किसी को सज़ा मिली है? सही कह रहे हैं। उसमें किसी को सज़ा नहीं मिली। 1 साल के अंदर अंदर केस वाइंड अप हो गया है। पैसे उन्होंने दिए हैं या नहीं दिए हैं, क्या फ़ैसला होगा सबको पता है। जिन कोप्स ने वो काम किया था वो सब कोप्स बाहर हैं। बहुत शुक्रिया। सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद फराज हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जब तक सज़ा और जज़ा का सिस्टम पुलिस के अंदर मुतारिक नहीं कराया जाएगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। मुकाबला असली है या नकली, इसका तो बाद में तयन किया जाना है, लेकिन अगर असली हुआ है तो उसके अंदर तो कोई सज़ा नहीं बनती। लेकिन अगर नकली मुकाबला साबित हो जाता है तो जिन अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी, ये नाहक शहरियों का कत्ल जो है वो सड़कों पर होता रहेगा। लाहौर में एक दफ़ा फिर ऐसा वाक़या पेश आया है जिससे ना सिर्फ पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं, बल्कि पुलिस का जो एक मैकेनिज़्म चल रहा है जिसके अंदर कहा जाता है कि अगर रन एंड चेज़ हो रहा है डाकुओं के साथ, तो उसमें फायरिंग करनी है या नहीं करनी। लाहौर में मुतअद्दिद वाक़यात पेश है जिसके बाद पुलिस ने यह फैसला किया था कि डॉल्फिन फोर्स या कोई भी फोर्स अगर कोई डाकू फरार होने की कोशिश करता है सड़क के ऊपर, तो उसको वो फायरिंग नहीं करेंगे उसके ऊपर, ताकि जो पब्लिक एट लार्ज है वो महफूज रह सके। लेकिन इकबाल टाउन के इलाके में ये जो वाक़या पेश है जिसके अंदर फातिमा डाकू और पुलिस की फायरिंग की जद में आके जान बहक हो गई, उसके बाद दोबारा से बहुत से सवालात उठने शुरू हो गए हैं। इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आज हम साबिक एडिशनल IG पंजाब सरमद सईद साहब के पास मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से कानून क्या कहता है और ये हमें उस बारे में क्या बताएंगे। सरमद साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। डॉल्फिन फोर्स जो बनी तो 3-4 ऐसे वाक़यात पेश आए जिसके अंदर ये लोग ताक़ुब कर रहे थे डाकुओं का, फायरिंग की और आम शहरी जो था वो जाँ बहक हो गया, जिसके अंदर सब्ज़ाज़ार का वाक़े में बहुत ज़्यादा इन्होंने एक हाइप इनको क्रिएट हुई। शादबाग के अंदर एक बच्चा फौत हुआ। इसी तरह कोट लखपत के इलाके में खातून जा रही थी जिसको गोली लग गई और ये हो गया। अब ये दोबारा एक और वाक़या ऐसा ही पेश आया है कि मिल्लत पार्क से फ़रार होने वाले डाकू जो हैं वो जब वादत रोड पे आते हैं, वहाँ पे पीरू डॉल्फिन के साथ उनका टाकरा होता है, फायरिंग होती है और एक नाहक खातून जो वो कत्ल हो जाती है। क्या कहेंगे इस पर? तो क्या कहा जा सकता है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये वाक़यात तो होंगे, पूरी दुनिया में होते हैं। या तो हम इस किस्म का कानून बना लें कि शहरों में पुलिस मुकाबला नहीं करेगी, जहाँ पुलिस मुकाबला करेगी वहाँ पुलिस के पास हथियार इस किस्म के हैं और इतनी कम ट्रेनिंग है कि इस किस्म के वाक़यात को रोका नहीं जा सकता। और जहाँ तक हथियार की बात है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को पुलिस रूल्स के मुताबिक छोटा वेपन नहीं दिया जा सकता, यानी कि पिस्टल या रिवॉल्वर उनको अलाउड नहीं है। और उसकी कोई वजह मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है। वो सिर्फ लॉन्ग रेंज वेपन ले सकते हैं। अब लॉन्ग रेंज वेपन में 2 किस्म के वेपन हैं। एक वेपन जो सब मशीन गन है जैसे MP5, जिसकी ज़्यादा लंबी, इसकी गोली फिर भी अगर 45 के एंगल पे चलाए तो 1 मील तक तो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती जितना AK-47 और G3 की गोली करती है। AK-47 की गोली तकरीबन अगर 45 के एंगल पे फायर किए तो 4 मील तक गिरती है जाकर, तो वहाँ ज़ख्मी कर सकती है जहाँ वो गिरती है। तो एक तो इनके पास वेपन्स होते हैं और दूसरा इनके पास अपने वेपन्स नहीं होते। हर पुलिस कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर का अपना वेपन नहीं होता, सरकारी वेपन होता है। और
एक शिफ्ट खत्म होती है तो वो वेपन उठा के दूसरी शिफ्ट को उनका वेपन दूसरी शिफ्ट को दे दिया जाता है। उसको नहीं पता होता कि इस वेपन की जीरोइंग हुई है या नहीं हुई है, ये ऊंचा फायर करती है, दाएं फायर करती है, बाएं फायर करती है, मिस फायर करती है या क्या करती है। उसके बाद वेपन के हैंडलिंग की ट्रेनिंग के लिए हमारे पास फायरिंग रेंज नहीं है। जिन डिपार्टमेंट्स को फायरिंग रेंज की ज़रूरत है उनके पास फायरिंग रेंज नहीं है, और ऐसे डिपार्टमेंट जिनको इस किस्म की सिचुएशन कम फेस करनी पड़ती है और जो कि हैवी फायर पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, उनके पास फायरिंग रेंजेस भी हैं और एमुनिशन भी ऑलमोस्ट लामहदूद है। इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा, ये जो क्योंकि आप एडिशनल आईजी फाइनेंस भी रहे, एडिशनल आईजी पंजाब भी रहे, कितने अरसे बाद एक कांस्टेबल की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो फुट कांस्टेबल है या डॉल्फिन का एहलकार है या पीर? अच्छा, मैं एडिशनल आईजी फाइनेंस तो रहा, लेकिन ये आपको बता दूं कि हमारे पास बजट बनाया आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जो कि किसी सेक्शन ऑफिसर ने बनाया होता है। उसने ये डिसाइड कर लिया होता है कि फायरिंग के हमने वेपन खरीदने के लिए कितना पैसा देना है, हमने एमुनिशन के लिए कितना देना है, ट्रेनिंग के लिए कितना पैसा, वो पहले से डिसाइड किया होता है। ट्रेनिंग का ये है कि हमारे 8 ट्रेनिंग स्कूल्स हैं पंजाब में, और चूंकि मैं एडिशनल जी ट्रेनिंग भी रहा हूँ तो मुझे पता है कि उस वक्त जब मैं 2014 में 13 में था सर्विस में, उस वक्त तकरीबन 6,800 पुलिस ऑफिसर्स को कांस्टेबल से लेकर एसपी तक को हम 1 साल में ट्रेनिंग दे सकते थे स्पेशल कोर्सेज में, और तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब नए भर्तियों को ट्रेनिंग दे सकते थे। और एक पुलिसमैन की या पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग की बारी 6 साल के बाद आती है, रिफ्रेशर कोर्स या जब उसने प्रमोशन होता है उस ट्रेनिंग की बारी आती है। अब ट्रेनिंग का ये सिचुएशन है कि ट्रेनिंग में हम रिलाई करते रहे इंटरनेशनल एजेंसीज पे कि वो हमें फंड करती थी, और हम काफ़ी चीज़ें उनकी फंडिंग से ट्रेनिंग के लिए खरीदते थे। फायरिंग रेंज हमारे पास सिर्फ पुलिस कॉलेज से हाला में है। चूंग में फायरिंग रेंज है, लेकिन वो फायरिंग रेंज शहर के अंदर है, इसलिए वो इतनी इफेक्टिव इतनी हम गुजर सिंह में भी शायद बना लिया। कहाँ? किला गुजर सिंह में वो इंटरनल है, उस पर आप ओपनली इतना फायर नहीं करवा सकते क्योंकि इर्द गिर्द आबादी है, रिकुशे होकर गोली कहीं जा सकती है और नुकसान हो सकता है शरीर। हमारा पीपीसी जो है पुलिस ऑर्डर जो है, ये कोलैटरल डैमेज के हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, इस तरह इतनी इसमें नहीं होती। पीपीसी में आपको दिया गया है, एक्सेप्शंस दी गई हैं जिसमें आपको सेल्फ डिफेंस का सेक्शन 96, 97, 98, सेक्शन 100, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी के सिलसिले में या अपनी जान के सिलसिले में या अपनी इज्जत बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और जान लेने की हद तक भी जा सकते हैं। ये बाद में आपने कोर्ट में प्रूव करना है कि मुझे वाकई ही इस बंदे से डर था कि ये मेरी जान ले लेगा या मेरी इज्जत लूट लेगा या मेरी प्रॉपर्टी में ये ज़बरदस्ती एंटर हो रहा था, छीनने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि आपको फायरिंग का भी शौक था खुद भी, और आप ऐसे इलाकों में सर्व भी करते रहे जहां पर बहुत ज़्यादा आपको फायरिंग करने का मौका भी मिला होगा। रन एंड चेस की सूरत में आप जब आपको पता है कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, डाकू या चोर जो है वो भी मोटरसाइकिल या गाड़ी के ऊपर आके दौड़ रहा है, आबादी है, सैकड़ों लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं, करना क्या चाहिए? उसमें क्लियर कट आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी। जो तो ट्रेंड ऑफिसर होंगे जिनको इस किस्म के पहले से एक्सपीरियंस हो चुका होगा 1-2 दफ़ा का, तो वो तो ऐसी जगह पे फायर खोलने की कोशिश करेगा जहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होगा और उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैं फायर करूँगा तो लगेगा। लेकिन अगर कोई नया आदमी होगा तो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकता, अपनी स्ट्रेस, उसको इतनी स्ट्रेस ओवर पावर कर जाती है, तो फिर वो जब फायर खोलता है तो फिर ये इन चीज़ों का SOPs का ख्याल उसमें नहीं रहता। अब ये भी ज्यादती होगी सिटीजन के साथ अगर आप ऐसा हुक्म दे दें कि फ़र्ज़ किया अगर लिबर्टी में डकैती हो रही है, ऊपर से पुलिस पार्टी आ जाती है, तो उनको अगर आप ये हुक्म दें कि आपने फायर नहीं खोलना, वो भी ज्यादती है, अवाम के साथ ज्यादती है। ऐसे वाक़यात का फिर सद्देबाब क्या? इन ऐसे वाक़यात का सद्देबाब
इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर। जिसके पास वेपन हो, जिसको वेपन इशू किया जाए, उस पर खर्च करें, उसको ट्रेनिंग दें, उससे फायर करवाएं, उसको मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस की सिचुएशन में से गुजारा जाए, उनकी इंटेंस ट्रेनिंग की जाए। सिर्फ 10 फायर या 20 फायर करवा देने से ट्रेनिंग नहीं होती है। उसको कॉन्फिडेंस हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, उसको अपने वेपन के ऊपर कॉन्फिडेंस हो। इसका एक यही हाल है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। और हमारे पास ट्रेनिंग की फैसिलिटीज इतनी नहीं है कि इनको इतनी इंटेंस ट्रेनिंग दी जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सा बजट इस तरफ डाइवर्ट करना होगा, ट्रेनिंग की तरफ। ट्रेनिंग हमारा और हमारे तमाम जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनका ये वीक पॉइंट रहा है। और आमतौर पर ट्रेनिंग को, ज़बरदस्ती की ट्रेनिंग को लोग पसंद नहीं करते हैं। जब हम किसी को कोर्सेज पे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं तो अक्सर उनकी कोशिश होती है कि मेरी पोस्टिंग अच्छी हुई है तो इस दौरान मुझे ट्रेनिंग पे ना भेजा जाए। तो इसका हल ये है कि एक तो SOP, क्लियर कट SOPs होनी चाहिए, और तमाम लोगों को SOP उनकी सेकंड नेचर बन जाए। उनको इतना ट्रेन किया जाए, वेपन में इतना ट्रेन किया जाए कि सेकंड नेचर बन जाए उनकी। तो तब ऐसे, मैं चूँकि शिकारी भी था और इसके अलावा पाकिस्तान पुलिस की जो फायरिंग टीम्स थी, शूटिंग टीम थी, उसमें भी रहा हूँ और मैं उनका कैप्टन भी रहा हूँ बड़ी देर। इसके बावजूद मेरी कमांड में भी बाज़ दफ़ा हुआ है कि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि गोली किसी को राहगीर को गोली लग गई। जैसे कि बेकरी में एक बड़े रिनाउंड डॉक्टर अगवा हुए थे और वहाँ पे हमने एक ऑपरेशन प्लान किया था और वहाँ पे अगवा कुनंदगान को हमने घेर लिया था और फायरिंग हुई थी, जिसमें हमारा ASP जख्मी हुआ था, हमारा एक ASI जख्मी हुआ था। उसमें एक बैंक मैनेजर को भी गोली लगी थी, क्योंकि हमारे पास छोटे वेपन्स थे, पिस्टल्स थे सबके पास, लेकिन जो डिकॉर्ड्स थे उनके पास AK-47 थी। अब पता नहीं उनकी लगी या हमारी लगी, लेकिन ये कोलेटरल डैमेज हो जाता है जब आप ऐसे एरियाज में। चुनांचे ये प्लानिंग की स्टेज पे तो आप ये कर सकते हैं कि हम इस जगह के ऊपर ये नहीं प्लान करते, इसको हम किसी दूसरी जगह पे प्लान कर लेते हैं। लेकिन अगर अचानक आपका आमना सामना हो जाए डाकुओं के साथ, तो फिर उसमें ट्रेनिंग ही काम आपके आएगी। ट्रेनिंग। बहुत शुक्रिया। साबिक एडिशनल IG ट्रेनिंग, साबिक एडिशनल IG फाइनेंस और पंजाब के बड़े बड़े ओहदों के ऊपर रहने वाले सरवर सईद साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। जब तक पंजाब पुलिस को ट्रेनिंग नहीं करवाई जाएगी, उनको असलियत का इस्तेमाल नहीं बताया जाएगा, तब तक ऐसे वाक़यात की रोकथाम जो है मुमकिन नहीं है। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन के अंदर पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें एक खातून, राहगीर खातून जो थी वो जाँ बहक हो गई थी। पुलिस ने मौके से ही तीनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया था और जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके अंदर लिखा यह गया था कि इन डाकुओं की फायरिंग से ही फातिमा नामी जो लड़की है वो जाँ बहक हुई है। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश कहाँ तक पहुँचाई है, मुलजमों से जो असला रिकवर हुआ वो और जो पुलिस एहलकारों से असला रिकवर हुआ उसको पंजाब फॉरेंसिक साइंस भेजा गया था लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए, उसकी रिपोर्ट आई कि नहीं है। ये तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए इस टाइम मौजूद हैं SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अब्दुल वहाब साहब के पास। वहाब साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। वहाब साहब, दिन दिहाड़े एक मुबैना पुलिस मुकाबला होता है और उसके अंदर एक राहगीर लड़की जो है वो उसको गोली लगती है और वो जाँ बहक हो जाती है। तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? जी, तफ्तीश का हमने उसी दिन आगाज़ कर दिया था। तफ्तीश का आगाज़ हमने, जो हमारे पास रिवायती तरीका है, जिस तरीके से हम जाते हैं वक़ुए से, हमने उसका तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। डाकू जो है हमने ज़ेर हिरासत ले लिए और उसके बाद हमने उनसे जो रिकवरीज़ मौके पे थी वो ले ली। जो इनकी MT जो उन्होंने फ़ायर किया हुआ था और जो उनकी MTs थी वो भी हमने मौके से कब्ज़े में ले ली। उसके अलावा जो डेड बॉडी थी उसके अंदर से भी हमें सिक्के जिसे कहते हैं वो बरामद हुए हैं। 2 जो फायर लगे थे, 2 उसको इधर, एक उसके चेस्ट से निकला है और एक इसके बैक से निकला था दौरान पोस्टमार्टम। वो सर हमने भिजवा दिया PFS से और मुलजिमान का जो असला है वो भी रिकवर हो गया है, वो भी हम रिकवर करवा के अब PFS की तरफ भिजवाने लगे और जैसे ही रिज़ल्ट्स आएंगे तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे।
पुलिस एहलकारों के भी असला जो है वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया? जी एग्जैक्टली, पुलिस एहलकारों का जो असला है वो हमने उनकी जो डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ से हमने उनसे जो असला उनके नाम पर इशू हुआ था उसकी लिस्ट लेके उसको लेकर उसको भी आगे इंशाल्लाह उसको भी आगे। अच्छा वहाब साहब, जो लड़की के बुरसा हैं वो रिलेक्टेंट थे मुकदमा दर्ज कराने में और पोस्टमार्टम करवाने में, लेकिन पुलिस ने उनको ताकि उनकी बेटी के साथ इंसाफ हो सके और जो असल कातिल हैं वो सामने आ सकें, इस चीज़ के ऊपर मनाया और मुकदमा दर्ज हो गया। बुरसा कहते हैं कि उनको नहीं मालूम कि गोली डॉल्फिन के एहलकारों की लगी या डाकुओं की लगी, लेकिन मुकदमे के अंदर लिखा गया है कि डाकुओं की गोली से बच्ची जो है वो जाँ बाग हुई। अगर पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जो रिपोर्ट्स आती हैं असलहे की, उसके अंदर ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये पुलिस एहलकारों का असलहा था जो इस्तेमाल हुआ और गोली लगी, फिर क्या होगा? इस बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। हमें इंतज़ार करना चाहिए एविडेंस का कि जो एविडेंस हमारे पास पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाएगी उसके मुताबिक ही फिर आगे फैसला होगा। इसके बारे में पहले से जहन बना लेना तो वो तफ्तीश के अंदर हडल पैदा करता है, तो हमें एविडेंस का इंतज़ार करना चाहिए और उसके मुताबिक जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी इंशाल्लाह उसको लॉफुली और लीगली हम मेरिट के मुताबिक यकसू करेंगे। जो 3 मुल्जिमान अपने मौके से पकड़े, पुलिस दावा करती है कि उन्होंने 3 मुल्जिमान को पकड़ा था, उनका कोई बैक रिकॉर्ड निकला और उस दिन बताया जा रहा था कि मुख्तलिफ इलाकों से वारदात करके आए थे, कोई इस किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए कि उस दिन? जी एग्जैक्टली, अभी क्योंकि उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। 15 के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक भी उन्होंने उस दिन भी 4 वारदातें की थी और डॉल्फिन की टीम ने, जैसे कि लाहौर पुलिस का मोटिव है कि जी स्ट्रीट क्राइम का किला कुमा करना है और हमने शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, उसमें उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की क्योंकि उनके हुलिया जात पहले ही नोट करवा दिए गए थे। तो दौरान फ़रार ही उन्होंने फ़रार से बचने के लिए ही फायर किया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो राह चलती एक हमारी बेटी थी उन्हें लग गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और उनसे उनको तफ्तीश अभी उनसे भी जारी है और उनके पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं जो कि मेरे ख्याल में मीडिया पहले ही चलवा चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो इंशाल्लाह इसको भी मेरिट पे देते। इस चीज़ की तस्दीक होगी कि उन्होंने उस दिन वारदातें की थी? जी एग्जैक्टली, उस दिन भी ये वारदातें करते ही आ रहे थे। दूसरा, जो आपकी सबॉर्डिनेटिंग टीम्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, उनके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशंस हैं बुरसा की। वो कहते हैं कि मुकदमा तो दर्ज हो गया, बेटी का पोस्टमार्टम भी हो गया, उसकी तदफीन भी हो गई, लेकिन किसी ने भी उनसे रब्ता नहीं किया, किसी ने उनको नहीं बताया कि केस किस तरह से चल रहा है। तो कोई ऐसी हमारी SOPs होती हैं कि बुरसा जो है उनको अपडेट किया जाए या उनको बताया जाए कि केस के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है, कहाँ तक तफ्तीश पहुँची है? देखिए वो तो डेफिनेटली लूप होंगे हमारे पास और मेरी भी गए बगए हम उनसे रब्ता करते रहते हैं। और लाहौर पर्चा जैसे आपने कहा कि जी वो तो हम इंसाफ देने के लिए ही दर्ज करवाया गया है और इंशाल्लाह इंसाफ होगा उनके साथ, उनके तमाम ग्रीवेंसेस दूर होंगे। और मैं अगेन यही कहूँगा कि अभी मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है, तो जो रिज़ल्ट्स हमारे पास फोरेंसिक साइंस एजेंसी देगी उसकी रिज़ल्ट में ही, उसी की रोशनी में ये तफ्तीश जो है वो पाया तक नहीं होता। एक आम इस्लाह पाई जाती है कि पुलिस अपने बेटी भाइयों को बचाने की कोशिश करती है और तफ्तीश जो है उसका रुख मोड़ देती है। बीइंग SP इन्वेस्टिगेशन, आप इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि जो ये कत्ल की तफ्तीश हो रही है ये मेरिट पे हो और अगर जिसने भी कसूर किया, ख्वाह वो पुलिस वाले हैं या वो डाकू हैं, इंसाफ जो है वो इंश्योर किया जा सके? देखिए इसमें तो मल्टीपल एजेंसीज़ हमारे पास इन्वॉल्व है। जैसे एक का नाम आपने फोरेंसिक साइंस एजेंसी को, तो उनके रिजल्ट्स को तो हम नहीं, अगर कोई उसको किसी तरफ से गलत ले जाना चाहता है तो नहीं ले जा सकता। और इस बारे में मैं फिर यही कहूँगा कि भरोसा रखना चाहिए, आवाम की पुलिस है। डॉल्फिन में मैं फिर कहूँगा कि मौके पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, इनके पास लोडेड वेपन्स थे, ये मज़ीद नुकसान कर सकते थे। इन्हें रोकने की कोशिश के दौरान ही ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है हमारे पास। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो तफ्तीश होगी वो दुरुस्त खतूत पर होगी और उसका शफाफियत और मेरिट क्वेश्चनेबल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अब्दुल वहाब साहब थे और उनका कहना था कि तफ्तीश जो है वो सिर्फ पुलिस नहीं कर रही और दीगर एजेंसीज भी कर रही हैं, इसलिए शफाफियत के ऊपर जो है वो सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। साथ ही साथ उनका कहना था कि ये कबल अज़ वक्त होगा ये कहना
कि गोली डाकू ने चलाई या पुलिस की जानिब से चली। तफ्तीश हो रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके बाद हतमी तौर पर कुछ बताया जा सकेगा, लेकिन इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि तफ्तीश जो है वो मेरिट पर हो। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राना इंतजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अगर पुलिस मुल्जिमान का ताकुब कर रही है और दोनों में से किसी जानिब से फायरिंग हो और उसमें कोई शहरी जो है वो जाम बहक हो जाए तो किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होता है। दूसरी जानिब जो मकतूला के बुरसा हैं उनका कहना है कि वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि वो पोस्टमार्टम ही नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जो दरख्वास्त दी उसके ऊपर उन्होंने साइन कर दिया और मुकदमा दर्ज हो गया। और जब उन्होंने वो मतन पढ़ा मुकदमे का तो उसमें लिखा हुआ था कि डाकुओं की फायरिंग से उनकी बेटी जो जाम बहक हुई है, जबकि दोनों पुलिस और डॉल्फिन और डाकुओं का असले का भी फ्रांजिक होना बाकी है, बयान लेना बाकी थे। तो ऐसे में इस तरह का मुकदमा दर्ज करना केस को ख़राब करने के मुतरादिफ नहीं। ये तमाम चीज़ें जानेंगे राना साहब से। राना साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। पुलिस इनकाउंटर हो रहा हो और एक शहरी उसमें जाम बहक हो जाए, मुकदमा किन दफात के तहत दर्ज होता है? देखें, अगर तो किसी को जानबूझकर किसी का कत्ल किया जाए तो इस वाक़े में पुलिस ने जो FIR दर्ज किया वो 302 के तहत है। अगर तो इंटेंशन ये ना हो और उसके तहत ये जिस तरह इसमें ज़ाहिरी बातें इंटेंशन तो नहीं थी कि उसका मर्डर किया जाए तो फिर कत्ल ख़ता होता है, 319 के तहत पर्चा दर्ज किया जाए जिसके साथ 5 साल है और दियत है। मगर यह है कि ये पर्टिकुलर ये जो वाक़या हुआ है हमारे यहाँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पुलिस की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा कमी है। एक तो ये है कि इनको जब ये डाकुओं का पीछा कर रहे हैं वहाँ पब्लिक भी है तो उस तरीके से इनको चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, फायर नीचे करना चाहिए अगर वो बाइक पे जा रहे हैं टायर की तरफ, ताकि किसी का शहरी का नुकसान ना हो सके। या इनकी ट्रेनिंग इस तरह प्रॉपर तरीके से की जाए ताकि जहाँ पर पब्लिक ना हो वहाँ जाकर ये फायर करें, ताकि किसी इंसानी पहले भी वाक़यात होते रहे। आपने देखा लाहौर के अंदर भी वाक़यात हुए, बड़े वाक़यात भी हुए, मगर किसी का कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। तो इस वाक़े को ही पुलिस को चाहिए कि टेस्ट केस लेकर अपनी जो है पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं या जो भी मौके के ऊपर होते हैं उनको एक इस तरह का ट्रेन किया जाए या उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि वो मामलात को जब ये अचानक इस तरह से हो जाए उनको किस तरह से हैंडल करना है ताकि किसी शहरी की जान जो है उससे नुकसान ना हो। राना साहब, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसके अंदर जो मकतूला के बुरसा हैं वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन जब मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके अंदर 302/34 लगा और लिखा गया है कि मुल्जिमान की फायरिंग से मरे। जब अभी इस वाक़े की सारी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, असलहा और जो मौके से खोल मिले उनका फ्रांजिक होना था, उस और बुरसा की जानिब से ये दरख्वास्त भी नहीं दी गई। बुरसा कहते हैं कि उनको नहीं पता कि गोली किसकी तरफ से लगी है, तो फिर ऐसा मुकदमा दर्ज कर लेना केस को ख़राब करने के मुतरादिफ नहीं, इस पर क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले ये तो इंसानी जान जो है वो गई है तो इसलिए FIR तो दर्ज होना ज़रूरी है, वो बुरसा चाहें या ना चाहें। वो क्योंकि जो क्राइम है वो अगेंस्ट स्टेट भी होता है तो स्टेट पुलिस अपनी मुद्दत में FIR दे सकती है कि वहाँ पर एक जान जो है वो गई है। अब ये है कि जो उनके वर्षा को भी चाहिए था कि मतन पढ़ कर साइन किया जाता, कंप्लेनेंट के लिए ज़रूरी है पढ़े लिखे आदमी। तो अगर इसके बावजूद पुलिस ने ऐसी हरकत किया तो बिल्कुल उसमें अदालत से रुजू कर सकते हैं। अब एक सेकंड FIR भी हो सके। मुर्तज़ा भुट्टो केस में भी आपने देखा कि उसमें भी FIR हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई भी है कि एक केस की 2 FIR नहीं होंगी। उस पर मल्टीपल हमारी जजमेंट्स भी हैं, किसी में है कि हो सकती है, किसी में है कि नहीं हो सकती। अभी रिसेंट जो व्यू है वो आप ठीक कह रहे हैं, रिसेंट तो यही है। उसमें फिर यही है कि उसकी जो मतन है उसको जो है ज़िमनी के अंदर चेंज कर दिया जाए। और दूसरा ये था कि इमीडिएटली पुलिस ने ये FIR दर्ज कर दी, हालांकि हर जगह कैमरास भी मौजूद हैं जो सेफ सिटी के हैं, ये भी सड़क के ऊपर भी वकूआ हुआ है। तो उसके ये कि उसकी पहले वो फुटेज से भी देख लिया जाता। अब पुलिस ने फटाफट अपने जो पेटी भाई हैं उनकी स्किन सेव करने के लिए एक FIR उनके फादर की तरफ देगी, वो शरीफ लोग हैं, तो उसकी पहले एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। अभी तक भी कोई पुलिस की तरफ से ऐसी टीम नहीं बनाई गई जो आला सती जो इस वाक़े की इंक्वायरी कर सके, उसमें देख सके कि किसकी गोली से लगी। आप ठीक कह रहे हैं, फोरेंसिक भी इसका होना चाहिए। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो आ जाती है कि ये पुलिस एहलकारों के असलहे से गोली चली थी जो खातून को लगी है, फिर क्या होगा? तो फिर जाहिर बात है इसमें, क्योंकि इसमें तो उन्होंने मुलज़म उन डाकुओं को बना दी है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में ये आ जाता है, मगर इन्वेस्टिगेशन आपको पता है पुलिस वालों के ही खिलाफ करेंगे, तो अगर ये आ जाता है तो फिर जो मुलजिम है वो डाकू नहीं रहेंगे, फिर मुलजिम पुलिस वाले बन जाएंगे। और सज़ा, और ये जो मुलजिम हैं जिनका चेज़ हो रही थी, इनको फिर जिन केस के अंदर ये फरार हो रहे थे उस केस के अंदर उस केस की हद तक, क्योंकि देखें यहाँ पर जो उस लड़की की जो डेथ है वो जो FIR के अंदर लिखा हुआ है कि उसके जो गले के ऊपर एक गर्दन के इर्द गिर्द एक गोली लगी है उसकी वजह से हुई है।
अब बात ये पुलिस के पास जो असलहा था, डाकुओं के पास असलहा था, अभी ये FIR के अंदर ये भी नहीं लिखा हुआ कि डाकुओं के पास असलहा था, आया वो पीरू थे या दूसरी जो डॉल्फिन वाले थे, को गोली जो लगी है अब वो तो फोरेंसिक से ही पता चल सकता है कि वो कौन सी गोली उसको लगी और वो असला उस वक्त किन के पास था। बहुत शुक्रिया। क्योंकि जी जी। दूसरा ये कि FIR के अंदर भी उसके फादर को उस वक्त पता चलता है जब वो गिर चुकी होती है, तो अब इनके फादर की तरफ से इन्होंने वो लिख तो दिया है, अब जब फादर ने वो पर्टिकुलरली देखा ही नहीं है फिर तो वो फोरेंसिक से ही प्रूव होगा कि वो कैसे होगा। राना इंतजार साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, इनका कहना है कि पुलिस ने जल्दबाजी में अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए मुकदमा जो है वो तो दर्ज कर लिया है, लेकिन तफ्तीशी टीम की जानिब से अभी बयानात लेना बाकी थे, फ्रांसिक होना बाकी था, और साथ ही साथ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमरास थे वो सच जो थे वो बता सकते थे कि गोली किसने चलाई, क्या डाकुओं ने गोली चलाई या पुलिस की जानिब से गोली चली। लेकिन अगर अब मुकदमा दर्ज होना भी था तो ये 319 के तहत दर्ज होना था, यानी कत्ल बिल सबब, क्योंकि डाकुओं का और मकतूला जो थी उसका कोई आपस में दुश्मनी नहीं थी, और अभी इस चीज़ को अदालत के अंदर जाके जो है वो चीज़ें डिफरेंट होंगी जब ये चालान अपना मुकम्मल करेंगे। लेकिन अगर पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से जो रिपोर्ट बनाई जानी है उसके अंदर ये आ जाता है कि ये पुलिस की जानिब से फायरिंग हुई थी, तो मुलजिम जो है पुलिस वाले हो जाएंगे, और जिन मुलजमान यानी वो डाकू जो मिलत पार्क और समनाबाद से वारदात करके फरार हो रहे थे उनको सिर्फ उसी के अंदर सजा जो है वो मिलेगी। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।